नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, श्री संजय प्राथमिक शाला कक्षा 8 पाठ 7 सोच अपनी अपनी। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 सोच अपनी अपनी। तो यह पाठ एक वाद विवाद के मुद्दे पर से है। वाद विवाद यानी ऐसा विषय जिसमें आपको एक विषय दिया जाता है, उसमें आपको अपने विचार पक्ष में या विपक्ष में विचार रखने होते हैं, जहाँ दो वक्ता होते हैं या दो वक्ताओं का समूह होता है। तो सोच अपनी अपनी यानी कि सभी के विचार अलग अलग होते हैं, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो या कोई भी हो। तो वो सब क्या है, वो सब अपने दिमाग के हिसाब से अपनी अपनी अलग एक चीज पे अलग अलग विचारों से सोचते हैं। तो हमारे पाठ का नाम है सोच अपनी अपनी। अपनी मतलब कि एक ही वस्तु पर कितने सारे लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं और उनका मत एक भी हो सकता है। तो सभी लोग एक ही तरह का तो नहीं सोचते। तो क्या है सोच अपनी अपनी? तो इसमें सबसे पहले क्या दिया है कि किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। जैसे मानो हमने कोई टॉपिक लिया है, तो उसमें सभी लोगों के विचार एक जैसे तो नहीं हो सकते। अगर मान लो हमने एक एग्जाम्पल ये लिया कि टीवी देखना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, पर सभी लोग तो ऐसा नहीं सोचते हैं कि टीवी देखना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, आँखों के लिए अच्छा है। तो उसमें भी अलग अलग तर्क वितर्क होते हैं। किसी के अच्छे विचार भी होते हैं और किसी के नकारात्मक भी होते हैं। तो कुछ लोग उसे अच्छा मानते हैं तो कुछ लोग बुरा मानते हैं। इसी तरह उसमें क्या होता है, वाद विवाद होता है। वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है। कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो दूसरा वक्ता विपक्ष में। तो ये वाद विवाद है जो एक प्रतियोगिता के रूप में भी स्कूलों में कराई जाती है। तो उसमें क्या है, एक तरफ एक पक्ष के लोग होते हैं तो दूसरी तरफ दूसरे, मतलब पक्ष और विपक्ष में उसका जवाब रखते हैं और अपना मत रखते हैं। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्षी के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। मतलब कि एक उसके पक्ष में बोलता है और दूसरा उसके विपक्ष में बोलता है। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पर कक्षा में वाद विवाद करवाइए। तो यहाँ दो चित्र दिए गए हैं, दोनों चित्रों में क्या अंतर है वो हम देखते हैं। तो पहला चित्र क्या है, इसमें दो चित्र है, एक गांव की है और एक शहर की। तो इस चित्र में गांव का चित्र है, उसमें कुछ लोग ये सोचते हैं कि गांव का जीवन अच्छा होता है, तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि शहर का जीवन आरामदायक और अच्छा होता है। तो कुछ लोग मानते हैं कि गांव में प्रदूषण नहीं होता और तो कुछ लोग मानते हैं कि शहर में पोल्यूशन होता है। फिर शहर की जिंदगी बहुत भागम भागी होती है और गांव की जिंदगी बहुत जीवन कैसा होता है, सीधा सादा और अच्छा होता है। तो कुछ लोग गांव को अच्छा मानते हैं और कुछ लोग शहर को अच्छा मानते हैं। इस तरह से इसमें वाद विवाद होता है। तो प्रश्न 1, दोनों चित्रों में क्या अंतर है? तो दोनों चित्रों में से एक चित्र गांव का और दूसरा चित्र नगर का है। गांव के चित्र में नदी दिखाई दे रही है
नदी के किनारे लोग कपड़े धो रहे हैं। नदी का पानी भर रहे हैं। एक लड़का नदी में नहा रहा है और कुछ लोग नदी किनारे बैठकर काम कर रहे हैं। गांव में दिखने वाली सभी घर कच्चे हैं और गांव के जीवन में सभी तरफ शांति का वातावरण दिखाई दे रहा है। फिर दूसरा चित्र नगर के जीवन को दिखाता है। नगर में सभी लोगों के मकान पक्के हैं। नगर में बड़ी बड़ी इमारतें हैं। सड़कें पक्की और चौड़ी है। सड़क पर परिवहन के लिए कई यातायात के साधन दिखाई दे रहे हैं। नगर का जीवन सुख सुविधाओं से भरपूर है। तो गांव के चित्र में आप देख सकते हैं कि जहाँ पर कच्चे मकान है, पर्वत है, बादल है, पेड़ है, नदियाँ हैं और नदियों के आसपास लोग हैं। एक तरह से शांति का वातावरण है। आप देख सकते हैं जहाँ पर तालाब के किनारे पर महिलाएं अपना काम कर रही हैं। वहीं पर दूसरा व्यक्ति है जो पानी में नहा रहा है और एक महिला पानी भर के ले जा रही है। अर्थात हम यहाँ पर देखते हैं कि लोग प्रकृति के बहुत नज़दीक है और हरियाली का वातावरण रहता है। वहीं दूसरा चित्र नगर के जीवन का है। नगर का जीवन जिनमें हमें बहुमाली इमारतें दिखाई दे रही है, पक्के मकान दिख रहे हैं, सड़कों पे वाहन दिखाई दे रहे हैं और पैदल यात्रा के लिए भी अलग से रास्ता बनाया हुआ है। साथ ही दो व्यक्ति खड़े हुए भी दिख रहे हैं जिन्होंने आधुनिक वेशभूषा पहनी हुई। तो यह दोनों चित्र का अंतर तो हमारे सामने ग्रामीण जीवन शैली और नगर जीवन शैली को दर्शाता है। दूसरा प्रश्न, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों? तो गांव के जीवन में सादगी है। ग्रामीण जीवन में किसी प्रकार की कोई भी बनावट नहीं है। गांव में लोग शांति से अपना काम करते हैं। गांव में शांति का वातावरण फैला रहता है। लोग कच्चे मकान में शांति से रहते हैं। नगर का जीवन सुविधाओं से भरपूर है। नगर में रहने के लिए पक्के मकान है। परिवहन के कई सारे साधन है। नगर में चारों ओर शोर रहता है। इस कारण नगर का जीवन प्रकृति से विमुख हो ऐसा प्रतीत होता है। नगर के जीवन में कई दोष है, फिर भी मुझे नगर का जीवन ही रुचिकर लगता है क्योंकि यहाँ पर अनेक सुविधाएं हैं। बड़ी बड़ी पाठशालाएं और कॉलेज नगर में ही है। नगर में रोजगार की समस्या गांव जितनी नहीं है। नगर में हमें सभी प्रकार की सुविधाएं मिल सकती है, इसलिए नगर का जीवन मुझे ज़्यादा रुचिकर लगता है। तीसरा प्रश्न, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? तो तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं है। लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं और जानवरों को नहलाते हैं। यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देती है। यह दूषित जल पीने से अनेक बीमारियां होने की संभावना रहती है। इसीलिए तालाब का जल पीने योग्य नहीं है। आगे देखते हैं। नीचे दिए हुए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस विषय के एक पक्ष पर अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पर आपको दिए गए हैं मुद्दे। तो प्रदूषण, बिजली, अंतरिक्ष की खोज, डॉक्टरी सुविधा, दूरभाष, कंप्यूटर, परमाणु बम, पिस्तौल, यातायात, ग्लोबल वार्मिंग। तो हम इस विषय पर देखते हैं कि विज्ञान एक वरदान के समान है। विज्ञान की नई नई खोजों ने मानव जीवन को सुविधाओं से भर दिया है। विज्ञान की कई खोजों में से एक महत्व की खोज है बिजली की। बिजली की मदद से ही ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रीज, लिफ्ट तथा गीजर जैसे साधन चल पाते हैं।
विज्ञान द्वारा बनाई गई कई मशीनें आज मनुष्य को स्वस्थ जीवन जीने में सहायक हो रही है। टेलीफोन और मोबाइल की खोज करके विज्ञान ने संदेशा व्यवहार के माध्यमों को ही बदल दिया है। कंप्यूटर की खोज ने तो मनुष्य का जीवन ही बदल दिया है। विज्ञान की मदद से आज मनुष्य अंतरिक्ष में चांद तक पहुंचने में सफल हो सका है। विज्ञान के इन्हीं आविष्कारों के कारण मनुष्य आज आरामदायक जीवन जी रहा है। आगे देखते हैं, कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार? अपने विचार कारण सहित बताइए। तो कलम लिखने के काम आती है और तलवार लड़ाई में काम आती है। कलम के द्वारा हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और तलवार की मदद से दूसरों को अपनी बात मनवा सकते हैं। कलम हमें शांति का संदेश देती है। कलम द्वारा लिखे गए इतिहास को पढ़कर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कलम में बहुत शक्ति होती है। कलम लोगों के विचारों को बदल सकती है। कलम लोगों को अन्याय के विरुद्ध जागरूक करती है और लोगों को अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए भी प्रेरित करती है। तलवार हमारी रक्षा करती है। तलवार लोगों का खून बहाती है। तलवार की शक्ति कुछ समय तक ही रहती है, जबकि कलम की शक्ति युगों तक बनी रहती है। इसलिए मेरे विचार से तलवार से ज्यादा शक्ति कलम में है। दी गई सामग्री पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपके सामने एक चित्र प्रस्तुत किया गया है जो 5 अक्टूबर 2007 को लिए गए एक तस्वीर और माहिती का चित्र है। यहाँ पर एडिंग दी गई है, बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह। तो हम देखते हैं इसको। नासा की दूरबीन ने दिखाई पृथ्वी के जन्म जैसी तस्वीर। 424 प्रकाश वर्ष दूर है नया ग्रह। शिकागो AFP हमारी पृथ्वी से 424 प्रकाश वर्ष दूर गर्म और गर्दो गुब्बार के बीच धरती जैसा एक ग्रह आकार ग्रहण कर रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 1 करोड़ से 1.6 करोड़ वर्ष की उम्र वाले इस ग्रह का सौरमंडल अभी मुश्किल से किशोरावस्था में है। लेकिन जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की एप्लाइड फिजिक्स प्रयोगशाला के मुखिया केरी शीशे के मुताबिक यह पृथ्वी जैसे ग्रह के जन्म लेने की बिल्कुल सही अवस्था है। इस सौरमंडल के 2 तारों में से एक के इर्द गिर्द धूल की गहरी रिंग बन गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह रिंग सौरमंडल के बसने योग्य क्षेत्र में जमा हो रही है और एक दिन इस जगह पर धरती जैसा मिट्टी पत्थर से बना ग्रह जन्म लेगा, जिसमें पानी भी मौजूद होगा। शिष्य कहते हैं कि सूर्य जैसे तारे के चारों ओर धूल की ऐसी पट्टियों का जन्म लेना बहुत दुर्लभ घटना है और इसके बाहर की ओर बर्फीली बेल्ट से यह संभावना बनती है कि एक दिन इस ग्रह में पानी भी मौजूद होगा। उन्होंने कहा कि ग्रह का रूप ले रही धूल उन्हीं पदार्थों से बनी है जिनसे हमारी पृथ्वी के क्रस्ट व कोर का निर्माण हुआ है। शिष्य के अनुसार इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एक दिन वहाँ धरती जैसा जीवन भी पनपे। उन्होंने कहा कि यह धरती के जन्म की घटना को दोबारा देखने जैसा अनुभव है। इस दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना की तस्वीरें नासा के स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने उतारी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन दृश्यों को धरती तक टेलीस्कोप तक पहुंचने में 424 वर्ष लग गए, लेकिन एक नए ग्रह के जीवन की तुलना में यह पलक झपकने जैसा है। उन्होंने बताया कि इस ग्रह को हमारी पृथ्वी जैसा रूप ग्रहण करने में अभी और
10 करोड़ साल लग सकते हैं। तो इसके प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है? तो उसका उत्तर है कि वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है। दूसरा प्रश्न, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? तो पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए आवश्यक है कि अंतरिक्ष में पानी मौजूद हो, इसके साथ धूल मिट्टी की परत हो, ऐसी चट्टानें हो जिनसे पृथ्वी की ऊपरी परतों का निर्माण हुआ हो। तीसरा प्रश्न, रेखा खींचकर सही जोड़े मिलाई। 424 प्रकाश वर्ष, 1.6 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष, स्पिट्जर स्पेस, कैरिसी से नासा का टेलीस्कोप, पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी, वैज्ञानिक, पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय और नए ग्रह की उम्र। तो उसमें पहला है 424 प्रकाश वर्ष, तो उसमें क्या आएगा? पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी। दूसरा 1.6 करोड़ वर्ष, तो उसमें क्या आएगा? नए ग्रह की उम्र। तीसरा 10 करोड़ वर्ष, तो उसमें क्या आएगा? उत्तर पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय। चौथा स्पिट्जर स्पेस, तो उसमें क्या आएगा? नासा का टेलीस्कोप। कैरिसी से, तो क्या आएगा उसमें उत्तर? वैज्ञानिक। उसके बाद हम स्वाध्याय देखते हैं। पहला प्रश्न, उदाहरण के आधार पर उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। तो वि, प्र, अ, दूर, अध, नीर, गे, ये सारे उपसर्ग है। फिर भिन्न, तो क्या हुआ? विभिन्न। तो देश, तो क्या बनेगा? विदेश। पक्का, तो अधपक्का। गम, तो दुर्गम। योग, तो वियोग। जीव, तो निर्जीव। बल, तो निर्बल। समझ, तो नासमझ। सुविधा, तो असुविधा। वांछित, तो अवांछित। दूसरा प्रश्न, उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए। ई, ता, ईत और ईक। उदाहरण, नियम वत्ता ईत बराबर नियमित। तो विदेश, तो क्या बनेगा? तो विदेश, तो विदेशी। प्रकृति, तो प्राकृतिक। पुत्र, तो पुत्री। लापरवाह, तो लापरवाही। चंचल, तो चंचलता। यंत्र, तो यांत्रिक। मानव, तो मानवता। हंस, तो हंसी। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न, चित्र के आधार पर काव्य की रचना कीजिए। घड़ी लगी दीवार पर टिक टिक करतू चलती है। तो आगे कैसे बनेगा? घड़ी लगी दीवार पर टिक टिक करतू चलती है। समय बताती है तू हमें घड़ी। रोज जगाती और सुलाती है हमें घड़ी। हम सारे काम करते हैं तुझे देखकर ओ घड़ी। चौथा प्रश्न, देश की उन्नति, विकास एवं रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहेंगे? किसान या सैनिक? कारण सहित अपने मित्र को पत्र द्वारा बताइए। तो आप पत्र में क्या लिखेंगे? पहले आएगा एड्रेस, फिर
प्रिय मित्र, आपका कोई भी मित्र का नाम, सप्रेम स्मरण। तो फिर कैसे शुरुआत करेंगे कि कल ही तुम्हारा पत्र मिला, जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम अपनी कक्षा में प्रथम आए हो। तुमने पत्र में पूछा था कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। मैं बड़ा होकर दुश्मनों से अपने देश की रक्षा करने वाला एक सैनिक बनना चाहता हूँ। सैनिक सरहदों पर रहकर हमारे देश की रक्षा करते हैं। हमारे देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो वो भी देने के लिए मैं तैयार हूँ। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और छोटे भाई बहन को मेरी ओर से ढेर सारा प्यार देना। तुम्हारा मित्र, फिर तुम्हारा मित्र એટલે કે फिर लास्ट में आपका नाम लिखना है। आगे देखते हैं भाषा सज्जता। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए। तो यहाँ दी गया है कि ऊपर दिए गए वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि रेखांकित शब्द बहुत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लिंग, वचन, काल बदलने पर भी उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो पहला देखते हैं कि निधि बहुत काम करती है। तो रेखांकित शब्द है बहुत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और लिंग, वचन, काल बदलने पर भी उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा, रुद्र बहुत हंसता है। तीसरा, दिव्येश और चिराग बहुत घूमते हैं। चौथा, जूही और रिया ने बहुत खरीदारी की। पांचवा, मुझे आज बहुत खुशी है। छठा, कल सविता बहुत हंसी थी। तो इस वाक्य को देखकर हमें क्या पता चलता है कि लिंग, वचन, काल बदलने पर भी उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जिन पदों के रूप लिंग, वचन, काल या कारक के कारण नहीं बदलते, अर्थात जो सदैव एक से बने रहते हैं, उन्हें अव्यय, जिनमें व्यय न हो अर्थात विकार या परिवर्तन न हो, उसे अविकारी पद कहा जाता है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और उनमें प्रयुक्त गाढ़े शब्दों पर ध्यान दीजिए। तो उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त धीरे धीरे शब्द ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग पुल्लिंग, एकवचन कर्ता, लड़का, स्त्रीलिंग, बहुवचन, लड़कियां और अंतिम विधान में काल परिवर्तन हुआ है। फिर भी धीरे धीरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः धीरे धीरे अव्यय है। तो उसके वाक्य है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और उनमें प्रयुक्त गाढ़े शब्दों पर ध्यान दीजिए। पहला, एक लड़का धीरे धीरे चल रहा है। दूसरा, एक लड़की धीरे धीरे चल रही है। तीसरा, कुछ लड़के धीरे धीरे चल रहे हैं। चौथा, बहुत सी लड़कियां धीरे धीरे चल रही है। पांचवा, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। और छठा, हम धीरे धीरे चलेंगे। तो धीरे धीरे शब्द ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग पुल्लिंग, एकवचन कर्ता, लड़का, स्त्रीलिंग, बहुवचन, लड़कियां और अंतिम विधान में काल परिवर्तन हुआ है। फिर भी धीरे धीरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः धीरे धीरे अव्यय है। अव्यय शब्दों की सूची: और, तथा, अथवा, या, वा, अहा, कल, अधिक, धीरे धीरे और ऊपर। निम्नलिखित वाक्यों में से ऐसे पद ढूंढिए जो अव्यय है। पहला, उमंग और स्मित घर चले गए। तो उसमें अव्यय क्या है? और
दूसरा, तुम्हें अपने जन्मदिन पर कैमरा चाहे या मोबाइल फ़ोन, तो इसमें अव्यय क्या है? या। तीसरा, वाह क्या कैच लिया है, तो इसमें अव्यय क्या है? वाह। चौथा, दुर्योधन तथा कर्ण में गहरी मित्रता थी, तो इसमें अव्यय क्या है? तथा। पांचवा, वह तेज दौड़ा, तो इसमें अव्यय क्या है? वह। सोचिए, आपने जिन शब्दों को अव्यय के रूप में चुना है, क्या वे अव्यय पद है? चर्चा कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम कुछ निबंध देखते हैं जो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, और अभी दशहरा भी आएगा, तो हम देखेंगे निबंध मेरा प्रिय त्योहार दशहरा। तो दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में 10 दिनों तक मनाया जाता है। इन दिनों माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। त्योहार का अंतिम दिन विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। असत्य पर सत्य की जीत इस त्योहार का मुख्य संदेश है। माँ दुर्गा की शक्ति अधिष्ठात्री देवी है। जीवन में शक्ति का बहुत महत्व है, इसीलिए भक्तगण माँ दुर्गा से शक्ति की याचना करते हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड आदि प्रांतों में महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है। 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ चलता रहता है। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होती है। प्रसाद बांटने और लंगर चलाने के कार्यक्रम होते हैं। उत्तर भारत के विभिन्न प्रांतों में रामलीला का मंचन होता है। कहा जाता है कि विजयादशमी के दिन भगवान राम ने लंका नरेश रावण का वध किया था। रावण ने भगवान राम की पत्नी का हरण किया था। सीता को रावण के बंधन से मुक्त कराने के लिए राम ने वानरों की सेना बनाकर लंका पर आक्रमण कर दिया और युद्ध में रावण को हराकर अपनी पत्नी सीता को उसके बंधन से स्वतंत्र करा दिया। रामलीला में इन सभी घटनाओं को बहुत विस्तार से दिखाया जाता है। रामलीला के साथ साथ अन्य धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। जगह जगह पर मेलों का आयोजन किया जाता है। बच्चे मेले में उत्साह के साथ भाग लेते हैं। विजयादशमी के दिन रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों के दहन का कार्यक्रम होता है। इसमें हजारों लोग भाग लेते हैं। पुतले जलाकर लोग बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश देते हैं। इस अवसर पर आकर्षक आतिशबाजी भी होती है। फिर लोग मिठाइयाँ खाते और बांटते हैं। इस तरह दशहरा का हर वर्ष आता है और लोगों में भक्तिभाव भर जाता है। इस त्योहार के माध्यम से लोग अपने भीतर की आलस्य को मिटाते हैं और कार्य करने का नया उत्साह उत्पन्न करते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा निबंध, बाल दिवस। 14 नवंबर को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन होता है। उस दिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था और बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। बाल दिवस बच्चों को समर्पित भारत का राष्ट्रीय त्योहार है। देश की आज़ादी में भी जवाहरलाल नेहरू का बड़ा योगदान था। मार्गदर्शन किया था। बाल दिवस बच्चों के लिए महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन स्कूली बच्चे बहुत खुश दिखाई देते हैं। वे सज धज कर विद्यालय जाते हैं।
विद्यालयों में बच्चे विशेष कार्यक्रम आयोजित करते हैं। बच्चे इस दिन चाचा नेहरू को प्रेम से याद करते हैं। बाल मेले में बच्चे अपनी बनाई हुई वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाते हैं। इसमें बच्चे अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। नृत्य, गान, नाटक आदि प्रस्तुत किए जाते हैं। नुक्कड़ नाटकों के द्वारा आम लोगों को शिक्षा का महत्व बताया जाता है। बच्चे देश का भविष्य है, इसीलिए हमें सभी बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। बच्चों के रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इन्हें स्वस्थ, निर्भीक और योग्य नागरिक बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। यह बाल दिवस का संदेश है। बाल दिवस के अवसर पर केंद्र तथा राज्य सरकार बच्चों के भविष्य के लिए कई कार्यक्रमों की घोषणा करती है। बाल श्रम विरोधी कानूनों को सही मायनों में पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। अनेक कानून बने होने के बावजूद बाल श्रमिकों की संख्या में वर्ष दर वर्ष वृद्धि होती जा रही है। इन बच्चों का सही स्थान कल कारखानों में नहीं बल्कि स्कूल में है। अब हम निबंध देखते हैं। प्रदूषण। प्रदूषण आज की दुनिया की एक गंभीर समस्या है। प्रकृति और पर्यावरण के प्रेमियों के लिए यह भारी चिंता का विषय बन गया है। इसकी जपेट में मानव समुदाय ही नहीं, समस्त जीव समुदाय आ गया है। इसके दुष्प्रभाव चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ है गंदगी। वह गंदगी जो हमारे चारों ओर फैल गई है और जिसकी गिरफ्त में पृथ्वी के सभी निवासी है, उसे प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषण को प्रमुख तौर पर 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण इसमें अनेक प्रकार की अशुद्ध गैसों का मिल जाना है। जल में नगरों का कूड़ा कचरा, रासायनिक पदार्थों से युक्त गंदा पानी प्रवाहित किया जाता रहता है। इससे जल के भंडार जैसे तालाब, नदियाँ, समुद्र आदि निरंतर प्रदूषित हो रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख कारण है बढ़ती आबादी के कारण निरंतर होने वाले शोरगुल। घर के बर्तनों की खटपट, मशीनों की खटपट और वाद्य यंत्रों की झनझन दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। वाहनों का शोर, उपकरणों की चीख और चारों दिशाओं से आने वाली विभिन्न प्रकार की आवाजें ध्वनि प्रदूषण को जन्म दे रही है। प्रदूषण के दुष्ट प्रभावों के बारे में विचार करें तो ये बड़े गंभीर नजर आते हैं। प्रदूषित वायु में सांस लेने से फेफड़ों और श्वास संबंधी अनेक रोग, प्रदूषित जल पीने से पेट संबंधी रोग फैलते हैं। ध्वनि प्रदूषण मानसिक तनाव उत्पन्न करता है। इससे बहरापन, चिंता, अशांति जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार तो कदम उठा रही है, हमें भी उनके साथ मिलकर प्रदूषण को रोकने का प्रयास करना चाहिए। जल के प्रदूषण को अटकाने के लिए जलाशयों में प्रदूषित जल का शुद्धिकरण होना चाहिए। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कोयला तथा पेट्रोलियम पदार्थों का प्रयोग घटाकर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे ऊर्जा के स्रोत का उपयोग करना चाहिए। हमें जंगल को कटने से बचाना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ ठोस एवं सकारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है। रेडियो, टीवी, ध्वनि विस्तारक यंत्रों आदि को कम आवाज में बजाना चाहिए। वाहनों में हल्के आवाज वाले ध्वनि संकेतों का प्रयोग करना चाहिए। प्रदूषण को कम करने का एकमात्र उपाय सामाजिक जागरूकता है। अब हम निबंध देखते हैं। मेरा देश भारत।
भारत मेरा देश है। भारत विश्व के सबसे प्राचीन देशों में से एक है। भारत का दूसरा नाम हिंदुस्तान भी है। अंग्रेजों के शासनकाल में इसका इंडिया नाम प्रचलित हुआ है। हमारे देश का नाम वीर और प्रतापी राजा भारत के नाम पर से पड़ा है। भारत एक समृद्ध राष्ट्र है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। भारत की उत्तर दिशा में गिरिराज हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, संस्कृत आदि। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश के 70% लोग खेती और उससे जुड़े काम करते हैं। भारत के ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं। भारत में ताजमहल, कुतुब मीनार, राजस्थान के महल, अजंता इलोरा की गुफाएं, दक्षिण के भव्य मंदिर आदि देखने लायक स्थान है। भारत राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि है। महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी आदि हमारे देश की प्रमुख नदियां हैं। इन नदियों के कारण ही हमारा देश समृद्ध बन सका है। मुझे मेरा भारत जान से ज्यादा प्यारा है। वंदे मातरम।